और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे। जी, आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने वाले हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, स्पेशली इस खत्ते में जो हमें भारत की जानिब से जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आती हैं उस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले भारत में यौम जमहूरिया मनाया गया और उसमें एक बड़ी तादाद में लोगों ने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और जो भारतीय न्यूज़ चैनल्स हैं उनके मुताबिक ये भी हमने ख़बरें सुनी कि मुजाहिरीन ने लाल किला पर अपने जो मजहबी झंडे हैं वो भी लहरा दिए। किसान इस वक्त जो है वो बड़ी तकलीफ़ में हैं और वो हुकूमत के जो नए बिल हैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो भारत की जानिब से हो रही हैं आखिर ये कब तक होती रहेंगी और इस जदीद दौर में भी क्या इंसान ये सब कुछ ये जुल्म सहता रहेगा। वो सिर्फ किसानों के हवाले से नहीं है, वो भारत में हमने कश्मीर के हवाले से जितनी भी खबरें हैं वो जो हम तक पहुँचती हैं वो बड़ी तकलीफ़ दे हैं कि इस दौर में मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ इस तरह ज़्यादती करना ये इंतहाई एक गलत बात है। फिर सिर्फ कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का ही मसला नहीं है, जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, जितनी अक़लियतें हैं, उनके साथ भी भारत का रवैया कोई मुनासिब नहीं है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ ज़हरा करवाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम मोहसिन साहब जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर शो में आपको खुशामदीद करते हैं। सर जैसे कि फ़हीम ने भी अभी बात की कि मोदी सरकार की अगर बात करें तो वो सिर्फ एक मतलब कश्मीर का इशू नहीं है, वो अपने ही मुल्क में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितनी अक़लियतें हैं, उन सब के साथ जो एक सलूक है वो सबको नज़र आ रहा है। और अब जो किसान हैं वो एक अरसे से सरापा एहतजाज हैं और ये जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है ये भारत को कहाँ ले जाएगा, क्या समझते हैं आप? मैडम असल में बात ये है कि मोदी साहब का आज से नहीं, सिंस 1992 अगर आपको बाबरी मस्जिद वाला वाक़या याद होगा, वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट था कि उन्होंने मॉस्क को डिमोलिश करवाया, में उनका एक अहम किरदार था। उसके बाद आप अभी एक साल पहले आप कश्मीर का इशू देख लें, उसके बाद अब रिसेंटली ये जो किसानों का इशू हो रहा है, बेसिकली किसानों का इशू ये है कि वो चाह रहे हैं कि रिटेल कंपनियां हैं और वो इंडियन गवर्नमेंट रिटेल कंपनियों को परमिशन दे रही है कि आप डायरेक्टली जाकर फार्मर्स से वीट, राइस और भी जो भी उनके जो क्रॉप्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त कर लें। तो सिखों का बेसिकली इशू ये है कि वो चाहते हैं कि अगर ये कंपनीज को अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर उनको अलाउ करेंगे तो फिर उनको वो रेट्स मुयसर नहीं होंगे, जो मिनिमम रेट्स हैं या जो किसान या फार्मर्स फ्रेंडली रेट्स हैं। तो मसला ये कि नरेंद्र मोदी साहब एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी पे चलते आ रहे हैं शुरू से ही। उनकी एंटी माइनॉरिटीज पॉलिसीज हैं और उनको हती इसलिए मिल रही है बार बार कि पहले वो चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने एंटी मुस्लिम इकदाम लिए तो और भी जो उनकी मेजॉरिटीज हैं उन्होंने उनको पसंद करना स्टार्ट कर लिया और फिर उनकी पॉपुलैरिटी में भी डे बाय डे इजाफा होता गया। और अब जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए पहली मर्तबा मेरे ख्याल से 2014 में, तो तब भी उनकी यही ही सोच थी। और वो जब दिन ब दिन अगर उनकी सोच को अगर देखें, जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि ये कब तक ये ऐसा चलता रहेगा, मसला ये कि उनकी अपनी पब्लिक जो है और मेजॉरिटी इंडिया में जो है, मेजॉरिटी तो वो उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। आपने अब रिसेंटली जो अगर अभी हमने देखा है कि रिसेंटली उसमें अवाम की जानिब से कोई इतनी ज़्यादा पसंदीदगी सामने नहीं आई है। ठीक है, उनका जो पहला टेन्योर था उसमें कुछ अवाम के साथ कुछ ऐसे इख्तलाफी ताल्लुकात नहीं थे जो इस दफ़ा हमें देखने को मिल रहे हैं। हर तबके के लोगों में हमने देखा है कि वो इनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। नहीं, मुजाहरे तो कर रहे हैं, लेकिन अवाम का रेफरेंडम जब तक नहीं होता, मोदी साहब समझते हैं कि ठीक है, अभी देखें, अभी इलेक्शंस में भी 2-3 साल हैं, अभी रिसेंटली हुए, अभी ऐसा कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है, तो बार बार ऐसे इकदाम करते आ रहे हैं। अभी 1 साल पहले कश्मीर पे उन्होंने किया, अगर अक़वाम मुत्तहिदा में या
दूसरे ममालिकों में या मीडिया पे अगर इस चीज को और हाईलाइट होता और इस पे अगर एक्शन होता तो मैं नहीं समझता कि किसानों पे या सिखों पे वो इस अंदाज का कोई इकदाम लेने से पहले जरूर सोचते हैं। बिल्कुल सही होगा सर। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो हम मजीद बात करेंगे मखदूम मोहसिन साहब से। इसी हवाले से आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं जहरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मखदूम मोहसिन साहब जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और अभी अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम अब्बास भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का बहुत करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे मिल्लत इस्लामी के लिए दुआ गो। जिंदाबाद सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में अपने जो भारत में जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो मोदी सरकार जो इस वक्त RSS की जो आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से वो उसको फ़रोग दे रहा है, और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं और उनके साथ जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर अपनाया जा रहा है, उसके बाद भारत में जो है बहुत सारी अलहदगी पसंद तहरीकें चलना शुरू हो गई हैं। जैसे हमने यौम जमहूरिया भारत का जब था उस दिन हमने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से खालिस्तान का परचम लहराया गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये भारत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? क्या ये एक मतलब ये जो तहरीकें चल रही हैं इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है? देखें, भारत में जब से मोदी सरकार आई है तो ये वो पुराना नजरिया जिसको ये लोग कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत से मुराद ये लोग ये लेते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को दोबारा बांग्लादेश और पाकिस्तान श्रीलंका से मिला के एक बहुत बड़ी रियासत बनाई जाए। और इनका जो नजरिया है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक इन सेंस के ये लोग कहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं के लिए, और बाकी जो भी आए, चाहे मुसलमान हैं, बाहर से आके हमारे लोग कुछ कन्वर्ट हुए, कुछ लोग माइग्रेट करके आए, अरब से आए, सेंट्रल एशियन स्टेट से आए। इसी तरीके से ईसाइयों के मुतालिक ये लोग कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पे हुकूमत कायम की, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उनके साथ मिशनरीज भी आए थे। तो वो वहाँ पे मिशनरीज ने आके यहाँ पे इनके हिंदुओं को कन्वर्ट किया। तो उस नजरियों को लेके लोग चल रहे हैं। खास तौर पे जो मोदी सरकार की जो सियासत है वो इंडिया के लिए क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए खतरनाक है। उसकी रीजन ये है कि अगर ये इंडिया में क्रिश्चियंस के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ ज्यादती करेंगे तो दुनिया के बाकी ममालिक में, दूसरे इलाकों में जहाँ पे हिंदू रहते हैं, वो इन रिटेलिएशन वो भी कुछ ना कुछ इनके खिलाफ करेंगे। तो मैं तो इंडिया क्या समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अमन को ये लोग दाव पे लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ प्लीज लाइन पे रहिएगा। मोहसिन साहब, जिस तरह के अभी सर बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया का जो अमन जो है वो ख़राब हो सकता है इस तरह उन्होंने हिंदुओं के साथ ज्यादती की है तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदू मुकीम है वो एहतजाज करेंगे। अभी सिखों के साथ, जब पंजाबियों के साथ बेसिकली ये इशू क्रिएट हुआ तो किसानों के ज़रिए, तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी के लोग थे उन लोगों ने एहतजाज किया है। ज़रा इस हवाले से बताइए कि ये इस तरह क्या असर पड़ेगा भारत की साख पे, और स्पेशली इस खित्ते में इंसानों के साथ जो रवैया रखा जा रहा है उस बारे में। देखिए, बहुत ही रॉन्ग और बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। दरअसल बात ये है कि जैसे आपने जिक्र किया कि ओवरसीज़ में हर जगह पे असर पड़ता है। देखिए, कम या ज़्यादा हर तबके के लोग हर जगह पे मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में ही आप देख लें, आपको अगर आप देखेंगे तो आपको सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोग कुछ ना कुछ आपको नज़र आएंगे। इंडिया में आप चले जाएँ, वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। आप यूरोप में चले जाएँ, आप UK में चले जाएँ। अभी भी आप रिसेंटली देखें कि अभी मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट फ्राइडे को US एम्बेसी के बाहर। सिखों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, कम तादाद में थे वहाँ पे। ज़ाहिर इंडिया में ही वो माइनॉरिटी में है, तो अमेरिका में कितने होंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस चीज़ से। लेकिन उन लोगों ने मिलकर एक आवाज़ बुलंद की
अब उससे ये लेकिन वो इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया में आजकल दूसरे किस्म के कवानीन, दूसरे किस्म की बातें चल रही हैं। वहाँ पे 15 लोग भी अगर एहतजाज करते हैं अमेरिका में या दूसरे ममालिक में, तो उनको मीडिया हाईलाइट करती है, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि आखिर वजह क्या है। वहाँ पे 10 या 15 लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ का जो एम्बेसी का जो एम्बेसडर थे या दूसरे जो लोग थे, वहाँ आके उनकी 1-2 घंटा उनको सुन रहे थे, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे थे। यहाँ पे तो आप ये सिखों का इशू हो गया, कश्मीर का आप अब जैसे कोविड की वजह से आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पे एक लॉकडाउन का सिनेरियो, लॉकडाउन हमारा तो चलो एक ओवरऑल एक पेंडेमिक था, 2 महीने का या 3 महीने का लॉकडाउन था, तो हमारे लिए कितनी मुश्किलात हो गई थी। कश्मीर का आप इमेजिन करें, वो हाथ का लगाया हुआ लॉकडाउन है। जी हाँ, और 1 साल से ज्यादा हो गया उस लॉकडाउन को। आर्मी बाहर खड़ी हो, आप कुछ कर भी ना सके, इंटरनेट बंद है, मतलब आप ना कम्युनिकेशन है। आप अंदाजा लगा लें, आप और मैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे फोन्स भी ले लें, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम भी ना हो, हमें पता चले कि हम बाहर भी नहीं जा सकते। जब खुद पे आती है फिर हमें अंदाजा होता है, इस चीज का एहसास होता है कि जुल्म है। दूर से तो ठीक है, हम कहते हैं कि यार आज हम टीवी पे बैठकर या किसी भी फोरम पे बैठकर हम कहते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन जब हम पे खुद, और ये हमें रियलाइज तब हुआ है जब हमने ये लॉकडाउन फेस किया, और हमारा वो गवर्नमेंट फ्रेंडली लॉकडाउन था। गवर्नमेंट हमारे भलाई के लिए कर रही थी। सही कह रहे हैं आप। और ये लॉकडाउन था, कर्फ्यू नहीं था। सर, तो ये जो इंसानी हुकूक की एक संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है कई अरसे से भारत में, तो ये बाकी हम देखते हैं जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, वो सब क्यों आवाज़ नहीं उठाती, क्यों खामोश हैं? देखिए, इंसानी हकूक या इंसानी तंजीमें जो हैं वो किरदार अपना अदा कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये है इंटरनेशनल इशू। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा को भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा, और दूसरे ममालिकों को मिलकर, इसमें मीडिया का भी एक अपना रोल है, और ऑफिशियल्स का भी अपना रोल है, और लोगों का भी अपना रोल है। उसमें फिर जब लोग इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, फिर ये एक जो गलत चीज हो रही है वो रुकेगी। इस तरह से तो नहीं होगा ना। जैसे अगर कश्मीर वाले इशू पे ही अगर इतना ज्यादा स्टैंड हम सब लेते या दूसरे ममालिक लेते, तो मैं नहीं समझता कि आज ये जो प्रॉब्लम फार्मर्स को हो रही है वो होती। अब आप देखें, जैसे मीडिया से वाबस्ता लोग हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो गए, उन सारों ने एक आवाज बुलंद की, उसके बाद काफी प्रेशर पड़ा है आखिर। और ये प्रेशर बढ़ना चाहिए, ये प्रेशर बढ़ेगा तभी ये चीज रुक पाएगी, वरना अगर नहीं तो फिर ये और बढ़ते जाएंगे। सही। सर, हमारे साथ करार हुसैन साहब जो है टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब। सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो हमारे पड़ोस में हो रही हैं, उसमें हम लोग अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, जरा इस हवाले से बयान कीजिएगा। फहीम भाई, हम अपना किरदार ऐसे ही अदा कर सकते हैं कि इनकी जो भी जुल्म और ज्यादतियों की तफसील है वो यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाते रहें, और उसमें हमारी जो एक तो एनजीओज हैं उनको एक फाल, और एनजीओ जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करें, सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे उनकी कोई नहीं सुनेगा। हमारी जो एनजीओज हैं जो वेस्ट को सपोर्ट करती हैं, वेस्ट उन्हीं की बात सुनता है। दूसरे लफ्ज़ में वेस्ट को सपोर्ट करने से मुराद है उन नजरियों को जो ना जो वेस्ट चला रहा होता है उनको वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। ह्यूमन राइट्स में भी अगर सच्ची बात कहें तो हमसे वो लोग अच्छे हैं, और उनको साथ मिला के इनकी तफसील, खास तौर पे पहले इन्होंने जो कश्मीर में किया, उसके बाद बहुत से क्रिश्चियंस को साथ किया, बिशप्स को इन्होंने जलाया, आसाम में हुआ, मिजोरम में हुआ, इवन के तमिलनाडु में हुआ, और अब जो ये खालिस्तान का झंडा लहराया गया। जी हाँ, ये तो आप देखें ना, किसानों के साथ तो ज्यादा किसान क्या मांग क्या रहे हैं, इनको जो इन्होंने रिफॉर्म दिए हैं, अभी रिफॉर्म में टोटल ये था जो किसान के पास एक हक था कि गवर्नमेंट उसके रेट्स को हुसैन साहब, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, मैं गलत टाइम पे काट रहा हूँ, की तरफ हमें बढ़ना है। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं ना, तो आपके साथ यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मखदूम मोहसिन साहब, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब। अच्छा सर, आपसे मैं
बातचीत का सिलसिला दोबारा से वहीं से चाहूँगा शुरू करूँ। आप बात कर रहे थे खालिस्तान के हवाले से, लाल किला के हवाले से बाकी सिखों के साथ जो इस वक्त मजमूई तौर पे इंडिया का रवैया है, खालिस्तान की जो एक मुहिम है वो दोबारा से जोर पकड़ रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत में मोदी सरकार ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया? इतना तो शायद पाकिस्तान ने भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जितना भारत ने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया मोदी के जरिए। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ लाइन पे नहीं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस चीज से कि दिन ब दिन भारत का इमेज गिरता जा रहा है और उनकी जो एक्सट्रीम पॉलिसीज हैं उनकी वजह से उनको काफ़ी नुकसानात भी हो रहे हैं। और अगर जो पर मसला ये है कि उनकी मेजॉरिटी है और मतलब वो एक गलत काम करते हैं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और आप देख लेना, जैसे ये तो मतलब ऑर्डर्स पास करते हैं ना, इम्प्लीमेंट करने वाले या उनको सपोर्ट करने वाले तो उनके लोग हैं। अब अगर पिछला आप उनके इलेक्शंस ही की देख लें तो ये एक एक्सट्रीम जमात थी इनकी और इनका एक एक्सट्रीम मौक़िफ़ रहा है शुरू से। जो इनकी ज़िंदगी को आप देख लें, जब से इन्होंने चाय बनाना छोड़ी, चाय का काम ये करते थे, उसके बाद ये मेंबर इलेक्ट हुए, फिर ये चीफ मिनिस्टर हुए और इनकी चीफ मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो वाक़या हुआ वो भी देखें। हमें हर माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो तसव्वुर भी नहीं है कि किसी चर्च को या किसी मंदिर को या किसी की भी इबादत गाह को कभी हम तो बड़े एहतराम से देखते हैं पाकिस्तान में। और ये तसव्वुर है, अब हिंदुओं को या क्रिश्चियंस को हम तो अपने भाई तसव्वुर करते हैं। लेकिन इंसानियत सबसे अफजल है, रिलीजन्स बाद में आते हैं, इंसानियत सबसे पहले आती है। जी हाँ, मिलजुल के काम करते हैं हर इदारे में। मतलब हमारे क्रिश्चियन जो बहन भाई हैं वो भी काम करते हैं, हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हमारे बीच में काम करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी भी हम उनको ऐसा फील नहीं कराते कि वो माइनॉरिटी में। लेकिन आप इंडिया में चले जाएं, आमिर खान एक बहुत बड़ा नाम है, एक्टर है, आप सब उनको हम सब जानते हैं उनको। वो एक स्टेटमेंट देते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। आप नसीरुद्दीन शाह साहब ने स्टेटमेंट दी, वो बड़ी वो चलो आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह साहब तो चलो ठीक है, मुस्लिम है, माइनॉरिटीज में से, चले ठीक है। ओमपुरी देख लें आप, यस, पाकिस्तान आके उन्होंने मूवी की तो पूरा नहीं, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया दुनिया को। जी जी, वो पाकिस्तान आके उन्होंने मूवी भी की और उसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव वीडियो मैसेज भी दिया था। आपको अगर याद होगा उनकी डेथ से मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने बात की कि उनकी गलत पॉलिसीज हैं। उसके बाद फिर उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया। बिल्कुल। और हम पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा मुज़ाकरात की बात की जाती है, हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भी यही बात की, कल आर्मी चीफ ने भी यही बात की, लेकिन वहाँ का जो उनका बिहेवियर है वो किसी सूरत चेंज ही नहीं हो रहा। वो बात ही नहीं करना चाह रहे ना, उनकी एक एक्सट्रीम पॉलिसीज हैं और उसकी वजह से ही उनकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी है। लेकिन सर अभी उनकी इकोनॉमी को देखा जाए तो उनकी जो मोदी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो उन्होंने काफ़ी बेड़ा गर्क कर दिया है। और कोविड के दौरान भी हमने देखा जो उनकी मईशत जिस तरह से नीचे आई है, उसके बाद अब जो है किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसी भी मुल्क के किसान अगर एहतजाज करने पर आ जाएं तो आपको क्या लगता है उनकी मईशत पे असर पड़ता है? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा मुल्क है। अब जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये एग्रीकल्चर बेस्ड ज़राई ममालिक हैं और प्राइमरी सेक्टर में आते हैं ये ममालिक। हम चीज़ों को ग्रो करते हैं, जैसे बनाना हो गया, वीट हो गई। अभी जैसे बेसिकली ये जो इशू आ रहा है किसानों का, ये है राइस के फार्मर्स और वीट के फार्मर्स का इशू है बेसिकली। तो ये एक्सपोर्ट होती है ना चीजें जी, ये जाती, इनकी मतलब रोजी रोटी हर चीज किसानों की मुल्क की इकोनॉमी की डिपेंड उन चीजों पे करती है। तो उन चीजों पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ममालिक में। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं, जैसे आपने सवाल किया कि किसानों पे फर्क पड़ता है या नहीं, तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे
नहीं पड़ता। जैसे अरब ममालिक हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर वहाँ पर ज़रूरी मुल्क नहीं है ना। हाँ। वहाँ पे आप किसानों के साथ वो कुछ भी करें, किसान है ही नहीं वहाँ पे। सही है। तो ये डिफरेंट सूरत हाल है। तो यानी कि घर में अगर जो कमाऊ पुत है, अगर वही नाराज हो जाए, काम पे जाना बंद कर दे, तो नुकसान तो पड़ेगा पूरे घर में। नहीं, इकोनॉमी में बहुत, मैं समझता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सही सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं भारत की, कि भारत में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके हवाले से हम बात करें। मखदूम मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, माइनॉरिटीज़ की बात करें तो कश्मीर की अगर बात करें स्पेशली, तो कश्मीर में जिस तरह मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, एक अरसे से हो रहा है, और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा भारत के लिए एक डिस्कशन का हाथ बढ़ाया गया कि बैठ कर बात करते हैं, कश्मीर का इशू रिजॉल्व करते हैं। रिसेंटली जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, उन्होंने यही कहा है कि कश्मीरियों के उनकी राय के मुताबिक जो है कश्मीर के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान भारत को हल करना चाहिए। लेकिन भारत कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, ना ही इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान ने तो सिफारती सतह पे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, मज़ीद और क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने, जैसे आपने कहा कि आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान ने हमेशा ही गुड टेक्सचर का चुना है और हमेशा ही उसको प्रमोट किया है। और हमेशा भी आप देखते हैं तो पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। कश्मीर का इशू हो गया, चाहे और भी, अगर बॉर्डर, आप लास्ट टाइम देख लें जब उनके पायलट जब पाकिस्तान में आके गिरे थे, उनके बाद भी पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया और उनको चाय पिला के उनको वापस भेज दिया। लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स से वाले करते तो ये चाय पिला के वापस नहीं छोड़ते। सर, वो देखें, वो टू नेशन थ्योरी जो है ना, वो यहाँ पे मतलब खुल के सामने आ जाती है कि हम एक अलग कौम है, हमारा एक अलग मिजाज है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है इंसानियत के हवाले से, हमारी जो मजहबी तालीमात है वो एक अलग लोग हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारा पायलट वहां पे जाता तो कभी भी जो है वो इस तरह वापस लौटाते ना उसे। आप देखें, जैसे अभी वो उनका एक एजेंट यहाँ पे रॉ का काम कर रहा था, कुलभूषण यादव, वो भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हिरासत में है। और मगर सर, अगर हमारा पायलट जाता तो वो कभी वहां पे गिर के ना आता, वो गिरा के ही आता वहां पे। इंशाल्लाह वैसा ही है। पर वो देखे ना, अनऑफिशियली वो जाता ही नहीं, जाना ही नहीं चाहिए इस अंदाज। अपने बगैर परमिशन के आप कैसे दूसरे ममालिक की हवाई प्रेमिसेस में आप आ जाते हैं? बिल्कुल सही, जाना ही गलत है ना। हमें जाता ही नहीं वैसे, हमारा बगैर सही। अच्छा, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत की जानिब से बॉर्डर पे भी फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। एक तरफ मतलब कहीं ना कहीं भारत की जानिब से ज्यादती हो ही रही होती है, वो आम शहरियों के ऊपर, मासूम शहरियों पे गोलियां बरसाई जा रही होती हैं। देखिए, आप हकीकत पे मुबनी बात कर रहे हैं, वो एक फैक्ट है, लेकिन वो अपने मुल्क में या अपने लोगों को इस तरह नहीं बताते। आप इंडियन मूवीज ही देख लें, कुछ जो कंट्रोवर्शियल बनाते हैं वो टोटली हकीकत से बरक्स दिखाते हैं। और वो पता नहीं, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान को तो इस तरह दिखाते हैं, हम लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि यार हम कोई टेररिस्ट हैं, या हम कोई नफरत अगेंस्ट बातें करने वाले हैं, या नफरत का मैसेज देने वाले हैं। हालांकि हम हमेशा पॉजिटिव मैसेज देते हैं। एग्जैक्टली। और वो सारे लोग जो पाकिस्तान आ चुके हैं, भारतीय या पाकिस्तान से बाहर कहीं उनकी पाकिस्तानियों से मुलाकात हो चुकी है, उनकी राय हम लोगों के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और हमने इस हवाले से बातचीत की। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करेंगे और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास।
और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। अपोजिशन PDM ने तमाम जलसे, जुलूस, रैलियाँ, तकरीबन तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हुकूमत को टस से मस नहीं कर सकी। और अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत को डेडलाइन दी गई थी 31 जनवरी की, वो भी गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला अपोजिशन की जानिब से नज़र नहीं आया। अब सवाल ये है कि जो इस्तीफ़ा देने की बातें हो रही थी अपोजिशन की जानिब से, वो क्या सिर्फ बातें ही हैं या फिर अपोजिशन इसको अपना लास्ट ऑप्शन के तौर पे इसको यूज़ करेगी? इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अकमल चौधरी साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अकमल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चल रही हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि लूटा हुआ पैसा दो और इस्तीफे लो, और कहाँ 31 दिसंबर भी गुजर गया, 31 जनवरी भी गुजर गई, कहाँ है इस्तीफे आप लोगों के? तो ये सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत थे या कुछ और है मामला? देखिए, मेरे ख्याल में नवंबर से जो है वो नवंबर दिसंबर से जब ये PDM बनी थी, एक दो मरतबा इससे पहले आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्राम्स में भी मैं असल में ये बात कर चुका हूँ कि ये PDM का जो एक अलायंस था ना, ये अननेचुरल किस्म का था। इसमें मुख्तलिफ नज़रियाती सोच रखने वाली पार्टीज़ एक जगह पे जमा हुई थी और वो चल नहीं सकता था उनका इत्तेहाद, क्योंकि उनके आपस में मफादात और हैं, हर एक की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, हर एक का इलाके कुछ मुख्तलिफ हैं। जैसे पीपल्स पार्टी के सिंध में कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, सिंध में गवर्नमेंट है उनकी, तो वो अपनी गवर्नमेंट तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। अब अगर दूसरी तरफ देखें आप, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए या PMLN की पोजीशन देखें तो दे आर नॉट इन गवर्नमेंट, तो वो तो ऑल आउट जाने की कोशिश कर सकते हैं। खास तौर पे मौलाना फजलुर, उनका तो कुछ स्टेक में नहीं लगा हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने जैसे ये कहा है कि हम बताएंगे कि इस्तीफे क्या होते हैं, तो वो भी अपनी बात पे अभी भी कायम है इतने महीने गुजरने के बाद भी। जरा इस पे मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, तो तफसील से जरा इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जो अपोजिशन है उसके हवाले से कि क्या अपोजिशन जमातें वाकई इस्तीफ़े देंगी या नहीं। अकमल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस हवाले से बात करने के लिए। सर, अपोजिशन की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी 31 जनवरी हुकूमत को, उसको गुजरे हुए भी 3 दिन हो चुके हैं, और हमें कोई ऐसे कोई बड़ा फ़ैसला या बात की जा रही थी बहुत बड़े फ़ैसले होंगे, हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। इनफैक्ट इस्तीफ़े तो नहीं उन्होंने दिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद इस्तीफ़े की ऑफ़र कर दी है, लेकिन उसके लिए जो शर्त रखी है वो बड़ी एक कड़ी शर्त है। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग जिन्होंने मुल्क का इतना पैसा लूटा वो इतनी आसानी से वापस करेंगे? देखिए, ये खान साहब ने जो ना एक बेसिकली मेरे हिसाब से थोड़ी सी लूज बॉल फेंकी है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि वो खान साहब ने अपने इस्तीफे को, मतलब जिस तरह इस्तीफा देना नामुमकिन है, उसी तरह पैसा देना भी इंडोर्स कर दी है कि उनसे पैसा निकालना भी नामुमकिन है। तो ये बयान मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। इसको तो मतलब उल्टा, यानी मुझसे इस्तीफ़ा लेना है, यानी इन अदर वर्ड्स आपने मेरी हुकूमत ख़त्म करनी है तो पैसा दो, तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उन्होंने इस्तीफे देने हैं, ना इन्होंने इस्तीफा देना है, ना उन्होंने उनसे पैसे निकलने। मगर लूटे हुए पैसे जो है वापस लेना, ये वाकई एक मुश्किल काम ही नजर आ रहा है हुकूमत की। देखें ना कितना अरसा हो गया, अभी तक इन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अगर इतने स्ट्रॉन्ग केसेस होते, आई डोंट नो, तो कुछ ना कुछ पैसा वापस आ चुका होता और मामला थोड़े से दब चुके होते। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों मैंने शबर जैदी साहब के साथ भी डिस्कशन मेरी हो रही थी, आपने प्रोग्राम भी किया है। जी हाँ, तो उसमें उन्होंने ना एक बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तकरीबन 160 अरब डॉलर जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, जो दूसरे मुल्कों में माल्टा हो गया, जिन्होंने अपने वीज़ेस दिए के और उनके पास अमाउंट रखवाई हुई है। हाल ही में सऊदीया ने, UAE ने भी ऑफ़र किया है कि आप भी जो है वो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट रखवाएं और यहाँ की रेसिडेंसी ले लें। तो सेम दूसरे कंट्रीज़ में भी किया हुआ। तो इस तरह पाकिस्तान का 160 अरब डॉलर जो है ना वो बाहर पड़ा हुआ है। अब ये फिगर जो है ना दैट कुड बी नेगोशिएटेड, इसमें कोई स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन ये तय है कि पड़ा हुआ है। 160 नहीं होगा तो 60 होगा, नहीं तो 30 अरब डॉलर होगा।
अब 30 अरब डॉलर भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का इस वक्त जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो 113 अरब डॉलर के करीब है। तो 160 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। तो अगर लोगों के पैसे ना, पाकिस्तान का कर्ज कैसे उतर सकता है उससे? तो वो पैसे नहीं, वो मतलब ब्लैक मनी की बात है, मतलब लूटा हुआ पैसा, हाँ। जो अनटैक्स मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो पैसा बाहर भेजा गया है मुख्तलिफ तरीकों से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है, वो जो है वो इतना अमाउंट है। तो अगर वो पैसा यहाँ पे आ जाता है तो वो हम उसके अगेंस्ट में, जाहिर है स्टेट बैंक तो रुपीस देगा, तो स्टेट बैंक के ऊपर डॉलर आ जाएंगे। तो वो उनसे वो ना सिर्फ ये कि लोन उतार सकते हैं, बल्कि हम जो है ना 2-4 मुल्कों को लोन दे भी सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात हम करें पीडीएम के ऊपर, तो देखें पीडीएम का तो एक ही मुद्दा है कि हुकूमत गिराओ। कभी उनके पास से महंगाई का बहाना आ जाता है, कभी उनके पास आ जाता है बहाना कि जी आइन के मुताबिक नहीं चल रही हुकूमत। जैसे कल शायद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया कि हमारा तो एक ही एजेंडा है। कल तक इनका एजेंडा महंगाई था, आज ये कह रहे नहीं आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। तो अब तक क्या किस चीज़ की हुक्मरानी है? जब इनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त तक किनकी हुक्मरानी थी? तो उनसे कोई बंदा पकड़ के पूछे, अच्छा जिस तरह की हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, आवाम भी वैसे ही है। मैंने नहीं देखा भाई कोई आज तक जो है ना कोई निकला हो रोड आवाम सड़कों के ऊपर किसी ने जलसा किया हो, क्या यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए। मैंने नहीं देखा कोई हॉस्पिटल बनने चाहिए उसके लिए मुजाहरे हुए हों। मैंने नहीं देखा कि जी ये फ़लाँ चीज़ पेट्रोल महंगा हो गया उसके ख़िलाफ़ कोई मुजाहरे हुए हों, ठीक है ना। तो जो आवाम के जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो तो उसके ऊपर आवाम निकलती नहीं है। तो हुक्मरानों ने फिर वो मंजन क्यों बेचना है? हुक्मरान भी फिर कहेंगे ये इलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, उधर वो हुकूमत वाले करप्शन का रोना रोएंगे, आवाम को भी लगाया हुआ है उसी बात झूठी सच्ची हर बात पे यकीन कर रहे हैं आवाम। सुबह होती है तो शहजाद अकबर साहब अपना दीदार कराते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से मरियम औरंगजेब आ जाती हैं, फिर इधर से जो है वो फिर 2 आशिका वान आ जाते हैं, फिर उधर से शिबली शाम के 6-7 बज जाते हैं इसी चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। उसके बाद लाइव टॉक शोज का टाइम हो जाता है। रूटीन चल रही है, लोगों के पास एक दूसरे पे बयान। हालांकि मैं तो कहता हूँ आपके माशाल्लाह इतने जबरदस्त प्लेस चल रहे हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर, लोग वो चैनल नहीं देखते, ये वाला जो है ना नौटंकी देखने के लिए आवाम के पास भी बहुत टाइम है। क्योंकि इसमें भी बहुत एंटरटेनमेंट आ गई है ना आजकल, जिस तरह से वो बयानबाजियां करते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल ये इन लोगों के इतना नहीं चल रहे होते जितना न्यूज चैनल से जो है इन लोगों को बेनिफिट हो रहा होता है। क्या है वो भाई, आवाम भी उसी तरफ लगी हुई है, मीडिया भी उसी तरफ लगा हुआ है, हुकूमत भी उसी तरफ लगी हुई है। जो बुनियादी आम आदमी का मसला है उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली अमल दरामद नहीं कर रहा। न्यूज के पॉलिटिकल रियलिटी शोज चल रहे हैं, अब क्यों मिस करें लोग? तो मुझे बताए ना भाई, असल में जिस तरफ आप लगाएंगे इंसान का दिमाग तो उसी तरफ लगेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम्स नॉर्मली होने चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जी मुल्क में जो एजुकेशन का गिरता हुआ मयार है उसको किस तरह बहाल किया जाए, इसके ऊपर टॉक शोज आप करें, या दूसरे जो प्रोडक्टिव मैटर्स हैं उसके ऊपर आवाम को भी आप राय आमा भी बराबर करें, उनको भी पता चले कि भाई ये तो लोगों का हक है, हम लोग के हकों के लिए लड़ रहे हैं कि यार आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अमल दरामद कराओ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर FATF ने कानून जरा थोड़ा सा। सर ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपने बताना है कि क्या इसको मुस्तकबिल में हमेशा के तौर पे मतलब बंद किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, या सिर्फ ये इसी तरह चलता ही रहेगा? ये लोग पकड़ेंगे, कल कोई और शुरू कर देगा ये काम। जरा इस बारे में थोड़ा सा गाइड करिएगा। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत के जो मामलात हैं इनके हवाले से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से लिए गए फैसले, धमकियाँ, उनकी मनसूबाबंदी और हुकूमत गिराने के उनके इरादे और हुकूमत की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ, कुछ इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले अकमल चौधरी साहब जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात हो रही थी। सर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि बाहर इतना पैसा मौजूद है कि अगर सिर्फ वही पैसा जो लूटा हुआ पैसा है वही अगर वापस आ जाए तो हमारे मुल्क के सारे मामला ठीक हो जाते हैं। ये तो वो एक पूरा ख्याल है जो इमरान खान साहब ने पेश किया था हुकूमत में आने से पहले, और अभी 3 साल तकरीबन गुजरने को है और कोई वाज़े तौर पे अभी तक हल नज़र नहीं आया है। मनी लॉन्ड्रिंग ने वाकई मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है अगर, तो क्या
ये सिलसिला हमेशा के लिए रोक दिया गया है या अभी भी उतना ही ईजी है किसी सियासतदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, या किसी के लिए भी? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम डेफिनेशंस के ऊपर जाए ना, तो उसके 2-3 उसके पीछे जो है ना वो डेफिनेशंस हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह से, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सच एज ड्रग सेलिंग हो गया या मतलब अगवा बराए तावान, इस टाइप की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनसे अर्न किया गया टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, नाजायज़ पैसा, ठीक है ना, तो उनसे कमाया गया पैसा जो है वो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि इस बैंक में डाला, यहाँ से उसके उसमें डाला, उसमें डाला, उसमें डाला, और करते करते उसको सोर्स ऐसी दिखा दी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल हो गया, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बिजनेस से अर्न किया गया। तो उसके लिए उसको मुख्तलिफ बिजनेसेस में शो कर देते हैं कि जी ये बिजनेस इस बिजनेस में लगा दिया, यहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग ये है। अच्छा, दूसरी मनी लॉन्ड्रिंग की ये है कि एक यूके में जो है ना वो नॉर्मली काम होता था लॉन्ड्रीज वगैरह पे कैश के ऊपर, कि वहाँ पे आप जो है ना वो चेक वगैरह नहीं दे सकते थे, वहाँ वो लोग कैश के ऊपर ही कपड़े वगैरह जो धुलाई करते थे। तो जो कैश डीलिंग ऑफ बिजनेस है इसको भी मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये एक दो चीज़ें ऐसी थीं जो अब चाहे कोई भी बात हो, चाहे वो पैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से आया हुआ हो या वो कैश बिजनेस हो, अल्टीमेटली जो है ना वो पैसा हमारा जो सबसे बुनियादी बात है, अगर विद इन दी कंट्री रहे ना तो चलो किसी ना कहीं किसी तरीके से खपता रहेगा, ठीक है। होता ये है कि वो हमारा पैसा जो है ना वो बाहर जाता है, ठीक है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है। वो कैसे होती है? वो उसके अगेंस्ट में स्टेट बैंक से या किसी से भी डॉलर्स लिए जाते हैं और डॉलर्स फिर बाहर जाते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी रुपया तो नहीं चलता, एज ए रिजल्ट हमारे जो रिजर्व्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो जब यही पैसा हमारे पास वापस आएगा तो इन्हीं पैसों के रिजर्व्स स्टेट बैंक के पास डॉलर्स के बढ़ेंगे और आवाम के पास इन फॉर्म ऑफ रुपीस जो है ना वो पैसा आएगा। तो इस वजह से हमारा जो रुपी डॉलर पैरिटी है वो आपको स्टेबल होती हुई नजर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, अब हमारे $7,000 मिलियन के करीब पिछले 2-3 महीने से जो है ना यही फिगर जो है ना वो रेमिटेंसेस का चल रहा है। तो उससे आप देखें स्टेट बैंक को कितनी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि रुपी को और डॉलर को 160 के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा होल्ड करके रखा हुआ है। और खुदा ना खास्ता यही हमारे पर रिजर्व्स कम होते, क्योंकि हालांकि इतनी ज़्यादा हम इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट हमारा इतना ज़्यादा है कि इसके बावजूद ये रेमिटेंसेस जो है ना वो हमें इस चीज़ को कवर करके दे रही है। सही सही कि रेमिटेंसेस की वजह से थोड़ा बहुत हमारा जो है वो स्टेबिलिटी उसमें आ रही है। सही सर, पीडीएम की हम बात करें और टॉपिक फिर कहीं से कहीं भी चला जाता है। सर, पीडीएम जो लॉन्ग मार्च का कह रही थी, अब जनवरी जो उन्होंने डेडलाइन दी थी वो गुजर गई, अब फरवरी में सुन रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की जाएगी, तो उससे आपको लगता है कि हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हुकूमत तो बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है और इनका जो पीडीएम इत्तेहाद है वो भी एक अंदर से कमज़ोर और टूट फूट का शिकार हमें दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी तकरीबन जो है ना वो सिर्फ बातों की हद तक रह गई है। प्रैक्टिकली तो पीपल्स पार्टी इनसे अलग हो चुकी है। हाँ। उन्होंने मतलब इनसे अलहदगी का इख्तियार कर रही है। बाकी रह गए मौलाना साहब और PMLN है, तो उनका इत्तेहाद भी कुछ अरसे चलेगा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने इस्तीफे तो देने नहीं है। जब इस्तीफे नहीं देंगे तो मौलाना साहब के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट आएगा। मौलाना साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम कभी ले डूबेंगे। वो तो कह रहे हैं कि सारे इस्तीफे हाँ, सारे अच्छा सर, ये जो इस्तीफों की बात हो रही है, वैसे ये लोग बड़ी जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन असम्बलियों में फिर इस्तीफे देने की धमकी देना ये जमहूरी तर्ज अमल की मतलब बिल्कुल उसके बरक्स नहीं है। नहीं, देखिए, इस्तीफे देना एज ए प्योर डेमोक्रेटिक अमल है, इसमें कोई गैर जमहूरी तो कुछ भी नहीं है। अब उसके ऊपर रिएक्शन कैसा होता है वो डिपेंड करता है। उनका राइट है, मगर देंगे सही है इस्तीफे? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि ये दे सकते, क्योंकि सिर्फ ये लफ्जी जो है ना वो बात है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वजह ये कि इनके जो अंदर अपने इनके मेंबर्स हैं, MNAs MPs हैं, वो भी उनमें भी मेजॉरिटी जो है या एक नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट इन फेवर के इस्तीफे दिए जाएं, तो वहाँ पे इन लोगों को थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर ये दे भी देंगे और गवर्नमेंट वहाँ पे दोबारा से इंतखाबात का ऐलान करवा देती है और वहाँ दोबारा इंतखाबात हो जाएंगे, तो ये सिर्फ ऐसे उस तरह की धमकियां हैं कि बस मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, है ना, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं जाना नहीं होती है। हाँ, बाकी खान साहब की गवर्नमेंट के हवाले से तो मेरा जो है ना भाई एक ही बयान है, वो
वो एक बड़ा मौला जट फिल्म का मशहूर डायलॉग है कि मौला ना मारे थे मौला नहीं मारता, ठीक है ना। हाँ। तो ये खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी ना तो अपनी ही नेग्लिजेंसीज की वजह से जाए तो जाए, ये लोग नहीं इनको ठीक है। अच्छा, तो पीडीएम का इरादा तो यही है कि वो किसी न किसी तरह जो हुकूमत है उसको नुकसान पहुंचा सके, उनको तकलीफ पहुंचे, नुकसान कि वो ये हुकूमत छोड़ दें। तो क्या वो अपने इस इरादे में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक तो मुझे इनमें उनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आई कि मतलब खान साहब की गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई धचका लगा हो या उनको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी उनके लिए साबित हुई हो। क्योंकि आवाम भी जो है ना वो मेरे ख्याल में इस आइडिया को और इस मुद्दे को लेके कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है ना। मैं वही बता रहा हूँ आपको ना कि आवाम के जो डायरेक्टली इश्यूज को लेके अगर ये लोग कुछ करेंगे तो दैट कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इनका स्टार्ट ही उस चीज़ से नहीं हुआ। अगर ये आवाम के इशू को लेकर बात करते तो फिर भी आवाम इनका हाँ, अब ये आइन और कौम की हुक्मरानी भाई जिसका पेट खाली है, जिसके बच्चे भूखे हैं, उसको आइन की हुक्मरानी या ना हुक्मरानी तो उसके लिए सेकेंडरी चीज़ है ना। उसके लिए तो प्राइमरी चीज़ ये है कि जो महंगाई है, ये दूसरी चीज़ें वो होनी चाहिए। तो जो बेसिकली इनका जो स्टांस है ना वो ही सही नहीं, वो सही नहीं और बंदे भी सही नहीं है जो बंदे तो उस स्टांस को उठा रहे हैं। सियासतदानों को इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार अपोजिशन में हो, उनको अपने रट्टे रटाए जुमलों, रट्टे रटाए बयानों से बाहर निकल के अवाम के हक की बात जो है वो करने की कोशिश करनी होगी, संजीदगी दिखानी होगी अवाम के मफाद के लिए। यही मेरा ख्याल है कि अवाम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने ख़त्म की तरफ आ गया है। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।